अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति इस लेक्चर में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या है। बहुत गौर से देखिए, ये लेक्चर आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट भी है और वास्तविकता को समझने की ये हेडिंग है, ठीक है, जो आप पढ़ने चल रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। अब बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति की। तो पहली बात तो मैक्सवेल के जो समीकरण हैं वो समीकरण इस बात को बता पाने में सक्षम है, किस बात को बता पाने में, कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के कैसे हैं बेटा, परपेंडिकुलर है। यह बता पाने में संभव है उनकी समीकरण, E वेक्टर एंड B वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यह संभव है बता पाना उनके समीकरणों से कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर हैं। और मैं आपको बता दूं E और B केवल एक दूसरे के नहीं परपेंडिकुलर हैं, बल्कि ये दोनों ही ये बोथ परपेंडिकुलर हैं वेग की, तरंग संचरण की दिशा की। विद्युत चुंबकीय तरंगों में E वेक्टर और B वेक्टर तो परपेंडिकुलर है ही है, साथ ही साथ ये दोनों ही V वेक्टर के भी परपेंडिकुलर हैं, तरंग संचरण के भी लंबवत हैं। इस चीज को प्रयोग से भी पुष्ट कर सकते हैं। कैसे प्रयोग से पुष्ट कर सकते हैं, आइए दिखाता हूं कैसे प्रयोग से पुष्ट हो सकते हैं। याद करो यह संधारित्र है, और संधारित्र की प्लेटें असल में ये है संधारित्र की प्लेटें। ये है बेटा संधारित्र की प्लेटें। एक प्लेट पर प्लस, दोनों प्लेटें ऐसे ही मान सकते हैं आप मेरे हाथ को। सॉरी बेटा, छींक आ गई थी, ये एक बीमारी है छींक। मैं छींक का क्या करूं, सुबह आप पता करिए मेरे बारे में स्टूडेंट से, पूरे 8 वर्ष की टीचिंग लाइफ में मेरे, अभी मैं 24 का हूं, पूरे 8 वर्ष की टीचिंग लाइफ में मेरे ये एक बिग प्रॉब्लम रही है। मॉर्निंग में 5 बजे से मैं स्टार्टअप करता था पढ़ाने और रात में 9 बजे तक पढ़ाता था, यानी 12 घंटे कंटिन्यूअस, 12 के 5 बजे से स्टार्ट करके 9 बजे तक 15-16 घंटे सीखता रहो पढ़ाता रहो। खैर आइए, क्या कहते हैं कि इन प्लेटों को देखिए, एक पर प्लस है और एक पर माइनस। अब क्या कहते हैं, इसमें धारा जा रही थी, ये करंट, ठीक। अब आप अगर गौर करें
क्या चीज गौर करेंगे बहुत ध्यान से, प्रयोग से पुष्ट करना है कि ई और बी एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत है। यह प्रयोग से पुष्ट करना है कि ई और बी एक दूसरे के लंबवत है। दिखाता हूं मैं आपको, आप देखें वैद्युत क्षेत्र तो यही है, यही है वैद्युत क्षेत्र बेटा। इन प्लेटों की दिशा में लंबवत, ये आप बस एकदम करेक्ट बना है, यही है वैद्युत क्षेत्र। इस हथेली के तल के लंबवत, इस कलम की नोक प्लस से माइनस, यही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा, यही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा। वेक्टर। अब बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की। जब धारा इस तरफ बह रही है, धारा इस तरफ बह रही है, मैं निकालूंगा चुंबकीय क्षेत्र इसी बिंदु पर। धारा इस तरफ बह रही है तो विद्युत क्षेत्र तो यही है, इन प्लेटों की सतह के लंबवत सामने की ओर, ऐसे यही वैद्युत क्षेत्र है। मैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालता हूं, क्या निकलेगी दिशा चुंबकीय क्षेत्र की? देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते क्या है, अंगूठा धारा की दिशा देख लीजिए, देख लो अंगूठा, चाहे आप संधारित्र के बाहर इसको चालन धारा कह लो और चाहे संधारित्र के अंदर इसको विस्थापन धारा कह लो, दोनों स्थिति में, दोनों स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र यही होगा, चाहे चालन धारा कह लो और चाहे विस्थापन धारा। जो बाहर जो चालन धारा है, अंदर वही कौन सी धारा है, विस्थापन धारा। जो परिपथ इस संधारित्र के बाहर जो चालन धारा है, संधारित्र के अंदर वही कौन सी धारा है, विस्थापन धारा है। दोनों की दिशा है। अब मैं जरा यहां पर निकालता हूं, क्या बेटा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और चाहे यहां पर ही निकाल लो, दोनों जगहों पर, यहां दोनों जगहों पर वैद्युत क्षेत्र तो सब जगह वही है, सब जगह वैद्युत क्षेत्र वही है, सब जगह। संधारित्र के अंदर भी, संधारित्र के कहां भी, बाहर भी। यहां वैद्युत क्षेत्र विस्थापन धारा की, यहां वैद्युत क्षेत्र चालन धारा की, है तो वैद्युत क्षेत्र ही। ठीक है, अब आइए, तो ये तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हो गई। अब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, अंगूठा धारा की दिशा, अंगुली उस बिंदु की ओर संकेत करे जहां चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो देख लो, धक्का देने की दिशा में, यही है चुंबकीय क्षेत्र। देख लिया ना, आसानी से आ गया, आ तो गया बेटा। देख लीजिए, ये और ये एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत हुए ना, यानी B और E एक दूसरे के लंबवत हो गए। सेम यहां पर भी, ये प्रयोग से भी पुष्ट हो गया। अब इसको हम जरा सा एक बार प्रारूपिक रूप से दिखाते हैं, प्रारूपिक रूप से चित्र बना करके देखिए। अगर आप देख पा रहे हो इस फिगर को, बहुत ध्यान से देखिएगा इस फिगर को, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं बेटा, ध्यान से बहुत देखिएगा। अगर आप देख रहे होंगे तो आप देखिए, ये जेड की दिशा में गमन करती हुई, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में गमन करती हुई, ये एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग या एक रेखीय विद्युत चुंबकीय तरंग है जो जेड अक्ष की दिशा में गमन कर रही है। जेड अक्ष की दिशा में तरंग निरंतर कहां बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देख पाते हैं तो, और आपको बता दूं कि इसमें खास बात क्या है। ठीक है, अगर आप देखें इसमें खास बात, तो इसमें किया क्या गया है, इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, अभी मैं आपको धीरे धीरे पूरा डिक्टेट करूंगा, आप ध्यान से समझते रहिए बस। ठीक है ना, इसमें वैद्युत क्षेत्र और कौन सा क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, आप गौर से देखिए। इसमें वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को क्या करते हैं, किसी क्षण
t पर z के साथ दिखाया गया है। ये वैद्युत क्षेत्र को अथवा किसको, चुंबकीय क्षेत्र को किसी क्षण किस पर बेटा, t पर, कि ये समय अक्ष भी है, ये z समय अक्ष को दिखा रहा है, ठीक है ना। किसी क्षण t पर, किसी क्षण किस पर, t पर चुंबकीय क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र को ज्या वक्र के अनुसार परिवर्तित रूप से दिखाया गया है। मतलब जरा समझिएगा मेरे बात को, एक एक करके आपको समझा रहा हूं। देखिए जरा कि इस समय B को भूल जाइए, किसको भूल जाइए, B को भूल जाइए, केवल किसको याद रखिए, E को याद रखिए। आप देखें E का कर्व साइन के रूप में है, ये साइन कर्व है, केवल E है, ये केवल E है, ये यही तो साइन कर्व है जो जेड अक्ष पर दिखाया गया है, समय किस पर, टी पर। तो वैद्युत क्षेत्र जो है, ये जो वैद्युत क्षेत्र है बेटा, आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक्स अक्ष पर, वैद्युत क्षेत्र आपका है किस अक्ष पर, एक्स अक्ष पर। देख लीजिए ये वाला, केवल यही वाला देखिए, वो एक्स अक्ष के अनुदिश है। ये वैद्युत क्षेत्र आपका ये एक्स अक्ष पर है। किसी भी क्षण t पर बस z अक्ष के साथ परिवर्तित दिखाया गया है, z अक्ष के साथ परिवर्तित दिखाया गया है। किस अक्ष के साथ, z अक्ष के साथ परिवर्तित दिखाया गया है। z अक्ष के साथ परिवर्तित किस रूप से हो रहा है, एक बार वैद्युत क्षेत्र ऊपर है और एक बार वैद्युत क्षेत्र नीचे है, फिर वैद्युत क्षेत्र ऊपर, फिर वैद्युत क्षेत्र कहां बेटा, नीचे। इस तरीके से दिखाया गया है। समझ गए इस चीज को। उसके बाद में क्या चीज कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को। आप देखें चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र को किस अक्ष पर दिखाया गया है, वाई अक्ष पर। चुंबकीय क्षेत्र किस अक्ष पर दिखाया गया है, वाई अक्ष पर दिखाया गया है। आप जरा समझने की कोशिश करिएगा, वाई अक्ष पर कैसे दिखा सकते हैं। जैसे वाई अक्ष को बताएं दिखाने का मतलब, ये देखिए, ये मेरे हाथ को देखिए, मेरे हाथ को देखिए, मेरे हाथ को देख पा रहे हैं, ये है वाई अक्ष, ये वाला, ये वाई अक्ष है, ये जेड अक्ष है, ये एक्स अक्ष है, ऊपर की ओर एक्स अक्ष, इधर की ओर जेड अक्ष और इधर की ओर क्या, वाई अक्ष। समझ सके इस चीज को। तो मैं आपको बताऊं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, मतलब जो ऐसे ऐसे बनता है, ऐसे ऐसे, जो ऐसे ऐसे बनता है बेटा, ये श्रृंग और गर्त जो ऐसे ऐसे बनता है, तो चुंबकत्व के लिए, चुंबकीय क्षेत्र के लिए वो ऐसे ऐसे बना है। मतलब इस तरीके से, किस तरीके से, ऐसे ऐसे। मतलब आपको समझाते हैं, मगर अगर आप इसको क्या माने, जेड एक्सिस माने, जेड एक्सिस, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है। ये फिर से देखो, समझ गए बेटा, ये है, यह चीज है। अगर आप समझ पाए हो मेरी बात को, तो ये तरीका है, ये पूरा मैटर है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को समझने का। और आपको यह भी मैं दिखा दिया। अब इस फिगर में भी देख लें, आप देख लें ई और कौन, बी, दोनों लंबवत है। कैसे, ध्यान दो, मैं अभी समझा देता हूं फिर से एक बार। जब वैद्युत क्षेत्र जब ऊपर है, जब धारा ऊपर जा रही है, आवेश मान लीजिए ऊपर की ओर कंपन कर रहा है, गतिमान कण कहां की ओर कंपन कर रहा है, ऊपर की ओर। जब धनावेश ऊपर जाएगा तो वैद्युत क्षेत्र भी कहां ही रहेगा, ऊपर। और जिधर धनावेश बहेगा उधर ही कौन बहेगी, धारा, चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर, ये वाला। तो ये असल में ऐसे है, लेकिन बोर्ड तो 2D है, इसलिए ऐसे दिखाना पड़ा। फिर क्या हुआ, जब कण कहां आने लगता है, नीचे आने लगता है। जब कण कहां आने लगता है, नीचे आने लगता है बेटा। और जब कण नीचे आने लगता है, अब यही सब समझदारी है, जब कण नीचे आने लगेगा
फिर धारा भी नीचे, फिर चुंबकीय क्षेत्र, धारा नीचे हो गई, धारा नीचे हो गई तो वैद्युत क्षेत्र भी नीचे हो गया। ये देखिए वैद्युत क्षेत्र भी नीचे। लेकिन खास बात क्या है इसमें, वैद्युत क्षेत्र नीचे, देखिए अंगूठा धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, आप चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर है। ये पूरा सिस्टम है बेटा। तो इसमें भी साइन कर्व के रूप में ही दिखाया गया है वैद्युत क्षेत्र और किसको बेटा, चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है ना, साइन कर्व के रूप में। यहां पर अगर हम आपको सही तरीके से बात करें तो इसको लिखना चाहिए EX और B जो है ये Y अक्ष के अनुदिश है बाहर की ओर, तो इसको BY लिखना चाहिए, BY लिखना चाहिए, BY लिखना चाहिए। अब मैं आपको दिखाऊं कि जो साइन कर्व के रूप में दिखाया गया है, सरल आवर्त गति के रूप में दिखाया गया है। तो अगर साइन कर्व के रूप में दिखाया गया है या सरल आवर्त गति के रूप में दिखाया गया अगर चुंबकीय क्षेत्र को, ठीक है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र को, तो इनका समीकरण कैसे लिखा जाए? इनका समीकरण लिखा जाए बेटा कैसे? अगर बात करें वैद्युत क्षेत्र की, अगर बात करें किस क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की, तो EX बराबर E0, ये अधिकतम मान है ना, आयाम है ये, EX बराबर E0 साइन ऑफ के, और किस अक्ष पर गति कर रहा है, Z अक्ष पर गति कर रहा है, माइनस ओमेगा टी। और अगर बात करें B की, तो B0 साइन ऑफ के जेड माइनस ओमेगा टी, चूंकि जेड अक्ष पर गमन कर रहा है। समझ सके इस चीज को? आपने प्रत्यावर्ती धारा में भी तो ऐसे ही किया था। ये पूरे तरीके हो गए। और जहां आप जानते हैं के क्या है, के तरंग संचरण नियतांक है 2 पाई बाई लैम्डा, सबको पता है कि तरंग संचरण नियतांक है 2 पाई बाई क्या बेटा, लैम्डा। और ओमेगा कोणीय आवृत्ति है, ओमेगा क्या है बेटा, कोणीय आवृत्ति है। क्या होता है कोणीय आवृत्ति, 2 पाई बाई कैपिटल टी, या इसी को लिखते हैं 2 पाई 1 बाई आवर्त काल को आवृत्ति कहते हैं, यन से दिखा सकते हैं। समझ सके इतनी बात को? ये इतनी पूरी चर्चा हो गई बेटा जो हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। अगर आप इतनी चीज को समझ पाते हैं तो 2 पाई एन, ठीक है। और उसके अलावा कुछ बातें आपसे और भी कहना चाहते हैं। क्या चीज? ये तो आपने देख लिया, के को देख लिया 2 पाई बाई लैम्डा, और ओमेगा को भी देख लिया, कोणीय आवृत्ति 2 पाई एन है 2 पाई बाई टी। आपको एक चीज और बता देते हैं। क्या चीज और बता देते हैं? आपको पता है v बराबर क्या होता है, एल लैम्डा, ये सबको पता है, लेकिन ये साधारण तरंगों के लिए है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंगों की बात करें तो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, c। आप सभी लोग जानते हैं, इसको मुझे बताना नहीं चाहिए था। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल कितनी होती है, c। प्रकाश की चाल से चलती हैं, आपको पता नहीं होना चाहिए, लेकिन आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए। विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए आवृत्ति को किससे दिखाते हैं बेटा, c से दिखाते हैं। विद्युत चुंबकीय आवृत्ति को c से नहीं, से दिखा न्यू से दिखाते हैं, ये न्यू, और लैम्डा तो लैम्डा ही है, तो c बराबर क्या हो गया, न्यू लैम्डा हो गया। ये हो गया, ये तरंग दैर्घ्य है, तरंग की, तरंग की क्या है बेटा, ये तरंग दैर्घ्य है। अब हम लोग जरा चर्चा को कहां बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं बेटा। इतनी चीजें आपको मैंने दिखा दी, अब चर्चा को जरा आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्या देखते हैं वो देखिए। अब जरा चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ये तो जो बोर्ड पर है उतना तो है ही है। क्या चीज चर्चा में आगे बढ़ाएं, बहुत ध्यान से अब मेरी बात फिर सुनिए, ठीक है ना। तो अब इतनी चीज तो आपने देखी, मैक्सवेल के समीकरणों से मैं आपको सिद्ध कराऊंगा। आप मैक्सवेल के समीकरणों से विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, मैक्सवेल के समीकरणों से विद्युत चुंबकीय तरंगों के आप गुण पढ़ रहे हैं। अब गुण में हम लोग आगे बढ़ते हैं। गुण में क्या, हम आपको सिद्ध करके देंगे जो आपसे कहने चल रहे हैं। क्या कहने चल रहे हैं, कहने ये चल रहे हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं बेटा। और दोनों अगर परस्पर लंबवत होते हैं, मैं आपको इस चीज को सिद्ध करके दूंगा। किस चीज को, कि विद्युत क्षेत्र, आपको पता है ये अधिकतम मान है,
ये विद्युत क्षेत्र का अधिकतम मान है, इसको ई नॉट से दिखाएं, और ये चुंबकीय क्षेत्र का अधिकतम मान है, इसको बी नॉट से दिखाएं। आपको मैं ये प्रूफ करके दूंगा, परेशान ना होइए, लेकिन जानिए कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में ई नॉट बटे बी नॉट बराबर सी प्रकाश की चाल होती है। यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के अधिकतम मानों का जो अनुपात है वो प्रकाश की किसके बराबर है? चाल के बराबर है। ठीक है, अब हम आपको कुछ और भी बताते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में। कुछ और बात क्या करें आपसे, मैं बताऊं ये निर्वात में चल सकती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगें, और चलाना नहीं पड़ता, ये स्वपोषित दोलन है। स्वपोषित दोलन का मतलब स्वतः से चलती हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है इनको, इसीलिए तो स्वपोषित है। बदलता हुआ विद्युत बदलते हुए चुंबक को जन्म दे देता है, और बदलता हुआ चुंबकत्व बदलते हुए किसको जन्म देता है? विद्युत को। बदलता हुआ चुंबकत्व बदलते हुए विद्युत को, और बदलता हुआ विद्युत बदलते हुए किसको बेटा? चुंबकत्व को जन्म दे देता है। स्वपोषित, स्वतः चलती हैं, कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यह अन्य तरंगों से बिल्कुल अलग है, इनको किसी भौतिक माध्यम की क्या नहीं है? आवश्यकता नहीं है, किसी भी भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए, आप जानते भी हैं। अगली बात हम आपसे इनके बारे में कहें कि वायु में जो हम जो बोल रहे हैं और मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, तो एक्चुअली मेरी आवाज मोबाइल तक पहुंची या फिर रिकॉर्डर तक पहुंची, कैमरे तक पहुंची, आपके कान तक पहुंची, कैसे पहुंची? हमारे और आपके बीच में कौन है? वायु है, और वायु में ध्वनि तरंगें चलती हैं। वायु तरंगें और जो ध्वनि तरंगें हैं, जो ध्वनि तरंगें हमारी है जो वायु में चलती है, अनुदैर्ध्य प्रवृत्ति की होती हैं। ये संपीड़न और किसके रूप में चलती हैं? बेरलन के रूप में। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों से के तरीके नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को तो चलने के लिए किसी माध्यम की क्या ही नहीं है? आवश्यकता ही नहीं है। तभी तो मैंने कहा विद्युत चुंबकीय तरंगें गुणों में बिल्कुल भिन्न है। समझ सके इस चीज को? और मैं आपको एक शब्द और बताऊंगा कि दृढ़ एवं विरूपण का विरोध करने वाले ठोस में भी अनुप्रस्थ प्रत्यास्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगें तो सब जगह चल सकती हैं, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। अनुदैर्ध्य तरंगें सब जगह, लेकिन अनुप्रस्थ तरंगें केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं। अनुप्रस्थ तरंगें केवल कैसे माध्यम में चल सकती हैं? ठोस माध्यम में। और अनुदैर्ध्य तरंगें ठोस, द्रव, गैस सब में चल सकती हैं। अब मैं आपको एक और भी बात बताता हूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगें अन्य तरंगों से भिन्न है, ये मैंने आपसे कह दिया। तो अन्य तरंगों से किस मामले में भिन्न है? इसी मामले में भिन्न है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, भौतिक माध्यम की आवश्यकता नहीं है विद्युत चुंबकीय तरंगों को। लेकिन 19वीं शताब्दी के आसपास, 19वीं शताब्दी के आसपास लोग विद्युत चुंबकीय तरंग को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। लोग यांत्रिक तरंगों के अभ्यस्त हो गए थे। उनको यांत्रिक तरंगों के दो प्रकार, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, इन पर बहुत विश्वास हो गया था, बहुत ज्यादा। वे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ, श्रृंगगर्त, संपीड़न और बिरलन को लेकर के मैं आपको बताऊं कि इतना ज्यादा आदी हो गए थे 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिक कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को कोई आवश्यकता नहीं है माध्यम की। फिर भी उन्होंने परिकल्पना कर डाली कि इस ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी माध्यम है, इस ब्रह्मांड में एक सर्वव्यापी माध्यम है जो हर जगह विद्यमान है, और इसकी आवश्यकता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को क्या करने के लिए? चलने के लिए। और उन लोगों ने यह भी मान लिया कि जिस प्रकार से यांत्रिक तरंगों के किसी माध्यम में चलने पर, यांत्रिक तरंगों के किसी माध्यम में संचरित होने पर इस माध्यम में, भौतिक माध्यम में संपीड़न, विरलन और श्रृंगगर्त जैसी दशाएं उत्पन्न होती हैं। यांत्रिक तरंगें जब चलती हैं किसी भौतिक माध्यम में तो संपीड़न, विरलन या श्रृंगगर्त जैसी आकृतियां बनती हैं हमारे वातावरण में, वायुमंडल में, या यूं कह दें कि भौतिक माध्यम में जिसमें तरंग चलती है। तो 19वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए मान लिया कि माध्यम ये कार्य करती ही करती है।
यानी माध्यम है कौन? उन्होंने कह दिया ईथर एक माध्यम है, वो सर्वव्यापी है और ये विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए भी वैसे ही प्रतिक्रिया देती हैं जैसे यांत्रिक तरंगों के लिए देती हैं। और लोग इतने ज्यादा आश्वस्त थे, इतना विश्वास करते थे इस बात पर कि मैं आपको बता दूं, आर्थर कॉनन डायल नाम के साइंटिस्ट ने एक किताब लिख दी। कौन सी किताब? द पॉइजन बेल्ट। द पॉइजन बेल्ट नाम की पुस्तक में उन्होंने जो है इस चीज को कर दिया, इसको लिख दी कि हमारा सौरमंडल एक विनाशकारी माध्यम से होकर गुजरता है। द पॉइजन बेल्ट नामक उपन्यास किसने? साइंटिस्टों ने, किसी ने किया होगा, मुझे नाम नहीं याद है। अब मैं आपको बता दूं, इसमें बताया कि एक सौरमंडल एक विषैले भौतिक विषैले माध्यम से होकर गुजर रहा है, जबकि कोई आवश्यकता नहीं थी विद्युत चुंबकीय तरंगों को किसी माध्यम की। बाद में माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग से इस चीज को सिद्ध किया कि कैसा कोई भौतिक माध्यम सर्वव्यापी नहीं है, ना ही कोई आवश्यकता है विद्युत चुंबकीय तरंगों को। एकदम इस बात को क्लियर कर दिया कि सभी दिशाओं में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर एक दूसरे को संपोषित करते हैं, बदलता हुआ विद्युत चुंबकीय और बदलता हुआ चुंबकीय विद्युत। पहले कौन उत्पन्न हुआ? पहले उत्पन्न हुआ कौन? पहले उत्पन्न हुआ गतिमान आवेश का दोलन, और आवेश के दोलन से बदलता हुआ वैद्युत क्षेत्र, बदलते हुए वैद्युत क्षेत्र से बदलता हुआ चुंबकीय क्षेत्र, बदलते हुए चुंबकीय क्षेत्र से बदलता हुआ वैद्युत क्षेत्र, एंड गो ऑन। ये चलता रहा। किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माइकलसन मोर्ले ने अपने प्रयोग में यह चीज सिद्ध कर दी। और आपको एक चीज और बता दें, निर्वात में भी वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे में यही प्रकार परिवर्तित होते रहते हैं, बदलता हुआ विद्युत बदलते हुए चुंबकत्व में, बदलता हुआ चुंबकत्व बदलते हुए इसमें विद्युत में। लेकिन अगर मान लेते हैं कोई भौतिक माध्यम वास्तव में है, जैसे मान लीजिए कांच है और कांच में प्रकाश चलता है, जरूरी हर जगह निर्वात हो? बिल्कुल नहीं जरूरी है। मान लीजिए कोई भौतिक माध्यम कौन है बेटा? कांच है, और कांच में तो प्रकाश चलता ही है, और प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। और हम आपको बता चुके हैं कि किसी भौतिक माध्यम में ये आपने देख लिया कि भौतिक माध्यम में, जैसे निर्वात में तो प्रकाश चल रहा है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये स्वपोषित रूप से चल सकते हैं। विद्युत चुंबकत्व को उत्पन्न करता है, चुंबकत्व किसको? विद्युत को, बदलते हुए। लेकिन मान लीजिए कोई माध्यम है जैसे कांच, और कांच में तो प्रकाश चलता है, तो क्या हुआ? कितनी धारणशीलता है कांच की, इसको हम लोग आपेक्षिक चुंबकशीलता एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 के रूप में व्यक्त करते हैं। एप्सिलॉन 0 और म्यू 0 के रूप में हम किसी भी माध्यम में, ये वैद्युतशीलता है, ये चुंबकशीलता है, व्यक्त तो करते हैं। यानी हर माध्यम में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र पाया जा सकता है। प्रत्येक माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है बेटा। जैसे निर्वात की चुंबकशीलता एप्सिलॉन 0, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू 0, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, उसी प्रकार से हर माध्यम की आपेक्षिक चुंबकशीलता एप्सिलॉन और विद्युतशीलता, हर माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन और चुंबकशीलता म्यू होती है। जैसे निर्वात की विद्युतशीलता और चुंबकशीलता होती है, वैसे प्रत्येक माध्यम की विद्युतशीलता और क्या होती है? चुंबकशीलता, आपेक्षिक चुंबकशीलता होती है। यह बताती है, जैसे निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन 0, निर्वात की विद्युतशीलता कितनी? एप्सिलॉन 0। यह बताता है कि निर्वात में कितना विद्युत क्षेत्र हो सकता है। तो कांच में कितना विद्युत क्षेत्र होता है, यह कांच का कौन बताएगा? विद्युतशीलता। यह बताएगा कि कांच की विद्युतशीलता
निर्वात की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है? यह बताएगा कि कांच की विद्युतशीलता निर्वात की विद्युतशीलता की कितनी गुनी है। यानी कांच में कितना विद्युत क्षेत्र हो सकता है निर्वात की तुलना में, कितना चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। कितना चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है निर्वात के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में, कितना चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, कितना गुना, के गुना किसकी तुलना में, निर्वात की तुलना में। तो यह चुंबकशीलता यह बताती है, और विद्युतशीलता चुंबकीय क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र का मान किसी भी माध्यम में बताती है। और मैं आपको बता दूं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में, विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निर्वात में सबको पता है, निर्वात में है ये। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, और किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल, किसी भी माध्यम में। ये किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है। ये किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल है। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्रों के मान पर डिपेंड करती है, और किसी भी माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल ये उस माध्यम में विद्युत क्षेत्र, ये देखो विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता, उस माध्यम की विद्युतशीलता कि उस माध्यम में कितना विद्युत क्षेत्र हो सकता है, उस माध्यम में कितना चुंबकीय क्षेत्र हो सकता है, इसी पर डिपेंड करता है प्रकाश की चाल। तो किसी माध्यम में प्रकाश की चाल उस माध्यम के विद्युतीय अथवा चुंबकीय किस पर डिपेंड करता है, क्षेत्रों पर डिपेंड करता है। आपसे कोई पूछे कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल किस पर डिपेंड करता है, तो किसी माध्यम के विद्युत एवं चुंबकीय गुणों पर डिपेंड करता है। हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे कि वास्तव में प्रकाश की जो चाल है, वास्तव में प्रकाश की जो चाल है, इसका अपवर्तनांक से भी संबंध है। पढ़ा भी है आपने 10th में, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक 1 यानी 2 उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर है। एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के क्या है, बराबर है। और प्रकाश की चाल आपको निर्वात में पता ही है, वो तो नियत है, ये सी नियतांक बना दिया गया है, बदलता ही नहीं। निर्वात में प्रकाश की चाल वो कभी बदलता ही नहीं। लेकिन आपको एक बात बता दे रहे हैं, अगला गुण इसका ध्यान से सुनते रहिए। मैंने कहा था लेक्चर बड़ी है, ये विधिवत आपको चाय पानी लेकर बैठना पड़ेगा, बैठिए और पूरा पढ़िए। निर्वात में जो प्रकाश की चाल है, बहुत सारे प्रयोग दिखाए गए, बहुत सारे प्रयोग किए गए। इन प्रयोगों ने यह बताया, यह सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है, जो वेग है, जो तरंगदैर्घ्य पर निर्भर नहीं करती। अगर बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और सबकी तरंगदैर्घ्य अलग अलग है, बहुत सारी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं और सबकी तरंगदैर्घ्य क्या है बेटा, अलग अलग है, फिर भी सबका चाल निर्वात में क्या होगा, समान होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड।
सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती हैं। हां, मैं इतना आपसे कह दूंगा कि जो पदार्थिक माध्यम है निर्वात में समान है। मैं बार बार कह रहा हूं, निर्वात में प्रत्येक विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल समान है। तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, तरंग दैर्घ्य कुछ भी हो, सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल समान है निर्वात में। लेकिन अन्य पदार्थिक माध्यमों में कुछ चाल दाएं बाएं होता है। और निर्वात में विद्युत चुंबकीय जो तरंगों की चाल निर्वात में, लेकिन निर्वात में बिल्कुल नहीं बदलता, नियत है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। और यह बात इतना पुष्ट हो चुका है, इतनी ज्यादा दृढ़ता से, इतना एक्यूरेसी से यह चीज पुष्ट हो चुका है, आज निर्वात में प्रकाश की चाल इतना ज्यादा करेक्ट, इसको काउंट कर लिया गया है, इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, कोई एरर नहीं है, लगभग 100%। इतना ज्यादा इसको जो है विश्वसनीयता के साथ स्वीकार कर लिया गया है कि लंबाई को, मात्रक को हम प्रकाश की चाल के रूप में मेजर करते हैं। यानी हमने प्रकाश की चाल को मानक मान लिया है, स्टैंडर्ड मान लिया है लंबाई का। जैसे लंबाई का मानक आप जानते हैं, फ्रांस में, पेरिस में सेवरस नामक स्थान पर एक छड़ रखा है प्लैटिनम इरेडियम का, उसके 2 निश्चित चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर है। जैसे आपने मानक मान लिया है, मैं आपको बताऊं ठीक उसी तरीके से लंबाई का मात्रक मान लिया गया है प्रकाश की चाल को। कहते हैं कि 1 मीटर वह लेंथ है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो बेटा क्या कहते हैं, यह मानक मान लिया गया है लंबाई का। यह मान लिया गया है कि 1 मीटर लंबाई उतनी ही होती है। आप जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है, चाल और गुणे क्या है, समय। और ये नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, नहीं तो चम्मच में पानी ले लीजिए, डूब के मर जाइए। अगर नहीं जानते हैं दूरी बराबर चाल गुणे समय, चम्मच में पानी लीजिए, डूब के मर जाइए। और ना मर जाइएगा तो ये और शर्म की बात है आपके लिए। सबको बता दीजिएगा कि डूब के मर नहीं पाए। दूरी अगर 1 मीटर है तो 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश 1 कितने समय में, c समय में चलता है। 1 मीटर वह दूरी है जो प्रकाश 1 कितने समय में चलता है, c समय में। तो यह समय है ये, और यह प्रकाश की चाल है। और प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर क्या है, सेकंड है। और कितने समय में, 1/c समय में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। काट दीजिए, काट दीजिए, इतने समय में, इतने समय सेकंड। यानी कट के कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। यानी ये मान लिया गया है कि 1 मीटर वह दूरी है जितना प्रकाश 1/कितने c समय में कवर करता है। मैं आपको बताऊं 1/c, आपको बता दूं इसकी वैल्यू होती है 2.9979248 गुणे 10⁸8। ये 1/c है। यानी सही कहें तो c की पावर -1 है, ये c इनवर्स है। ये पूरा ऊपर चला जाए, माइनस खाते लग जाए। इतने समय में प्रकाश जितनी दूरी चलता है उसे 1 मीटर मान लिया गया है। शुद्धता इतनी ज्यादा है प्रकाश की चाल को मेजर करने में, इतना बढ़िया से मेजर कर लिया गया है कि उसी चाल के बेस पर हम दूरी को माप लेते हैं। समय को मूल मात्रक को हम लोग कैसे नापते हैं, समय का मूल मात्रक क्या है, समय का मूल मात्रक कैसे नापते हैं। समय का मूल मात्रक क्या चीज है बेटा, समय का मूल मात्रक है क्या, समय का मूल मात्रक है सेकंड। उसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, उसको हम लोग मेजर करते हैं आवृत्ति के रूप में, परमाणु की आवृत्ति। असल में परमाणु की आवृत्ति के रूप में, परमाणु घड़ी में सीजियम का परमाणु इतने समय में इतनी बार कंपन करेगा तो उसको कैसे सेकंड कहेंगे, 1 सेकंड।
परमाणु घड़ी में सीजियम का परमाणु इतने समय में इतनी बार कंपन करेगा, तो उसे कहते हैं कैसे सेकंड? 1 सेकंड। लेकिन अब आपको बता दूं परमाणु कंपन का तात्पर्य क्या है। परमाणु के कंपन का तात्पर्य जानते हैं क्या चीज है? किसी विशेष घटना में परमाणु के द्वारा उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति के पदों में व्यक्त किया जाता है समय को। किसी निश्चित घटना में, जैसे सीजियम हूं मैं सीजियम तत्व हूं और मेरा एक परमाणु एक निश्चित समय में जो प्रकाश उत्सर्जित, एक निश्चित घटना में जो प्रकाश उत्सर्जित करता है, उस उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति, उस निश्चित प्रकाश की क्या बेटा? आवृत्ति को मापा जाता है। जैसे मैं परमाणु घड़ी हूं, परमाणु घड़ी, और परमाणु घड़ी में परमाणु है, और जो परमाणु है ये क्या उत्सर्जित कर रहा है? प्रकाश। और जब प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, इस प्रकाश की क्या नापते हैं? आवृत्ति। और जब आवृत्ति पता लग जाती है किसी चीज की, तो आवृत्ति बराबर 1 क्या होता है? आवर्तकाल। तो उसका समय भी पता लग जाता है। इस समय के आधार पर, इस समय के आधार पर 1 सेकंड की परिभाषा दी गई है। यह भी यथार्थ है। यह भी क्या है बेटा? यथार्थ है। क्योंकि कहा तो आपसे प्रकाश की चाल को नाप लिया गया है। आप समझिए मेरी बात को। क्यों परमाणु घड़ी में परमाणु के कंपन को समय मापने के लिए मानक मानते हैं? क्योंकि C को बहुत अच्छे से नाप लिया गया है। क्योंकि साबित कर दिया गया है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग की बहुत गुणों को बहुत अच्छे से मेजर कर लिया गया, जिसमें से उसके चाल को तो बहुत ही अच्छे से मेजर कर लिया गया। और जब प्रकाश की चाल को मेजर कर लिया गया, तो उसकी आवृत्ति को मेजर कर लिया गया। और जब आवृत्ति को मेजर कर लिया गया, तो फिर बड़ी आसानी से क्या निकल जाता है? आवर्तकाल मिल जाता है। और जब आवर्तकाल मिल जा रहा है, तो उसी समय के आधार पर हमने, आवर्तकाल समय ही तो है, उसी बेस पर हम लोगों ने क्या कर लिया है? समय का मानक बना लिया। ठीक है। अब हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। क्या आगे बात करते हैं? सुनिए। अब मैं आपको जरा सा हर्ट्ज पर ले चलता हूं। हर्ट्ज पर लेकर क्या कहूंगा मैं आपसे, ध्यान दीजिएगा। हर्ट्ज ने केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का ही प्रदर्शन नहीं किया। हर्ट्ज ने केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का ही प्रदर्शन नहीं किया। हर्ट्ज ने केवल विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व का ही प्रदर्शन नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया, मैं बताऊं कि उन्होंने प्रकाश तरंगों की जो आवृत्ति थी, प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य थी, लाइट वेव्स की जो तरंगदैर्घ्य थी, उससे करोड़ों गुना बड़ी तरंगदैर्घ्य वाले तरंगों में विवर्तन करा दिया, अपवर्तन करा दिया, ध्रुवण करा दिया। हर्ट्ज ने क्या किया? हर्ट्ज ने प्रकाश जो तरंगें थी, प्रकाश तरंगों की जो तरंगदैर्घ्य है, उससे काफी बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो कौन है? तरंगे हैं। उससे काफी बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो कौन है? तरंगे हैं। काफी बड़ी, करोड़ों गुना बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे हैं, उन तरंगों का अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण करा दिया। और अपवर्तन, परावर्तन, ध्रुवण, ये सब किसका गुण है बेटा? ये सब तरंग का गुण है। यानी उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि विकिरण जो होती है वो तरंग प्रकृति में होती है। यानी विकिरणों के तरंग प्रकृति को उन्होंने स्थापित कर दिया, निर्णायक रूप से इस चीज को स्थापित कर दिया कि विकिरणों में तरंग प्रकृति होती है। ठीक है। और ना सिर्फ उन्होंने स्थापित किया, सिर्फ इतना ही नहीं उन्होंने किया, उन्होंने अप्रगामी तरंगें भी उत्पन्न कर डाली। विद्युत चुंबकीय की केवल प्रगामी नहीं जो एक दिशा में जाए, उन्होंने विद्युत चुंबकीय तरंगों की अप्रगामी तरंगें भी उत्पन्न कर डाली। अप्रगामी तरंगें तो जाकर के वापस क्या करती हैं? लौट आती हैं, बद्ध माध्यम में जो उत्पन्न होती हैं, अप्रगामी तरंगें भी।
और मैं बता दूं, उन्होंने अप्रगामी तरंगे उत्पन्न करने के साथ साथ दो क्रमागत प्रस्पंद और अथवा निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करके तरंग दैर्ध्य भी ज्ञात कर डाला। हर्ट्ज ने अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न कर दिया और अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके दो क्रमागत प्रस्पंद अथवा दो क्रमागत निस्पंद के बीच की दूरी ज्ञात करके उन्होंने तरंग दैर्ध्य को भी ज्ञात कर डाला। दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/4 λ/2, दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी ज्ञात करके उन्होंने तरंग दैर्ध्य को ज्ञात कर दिया। आपने 11th में प्रस्पंद निस्पंद पढ़ा होगा, ठीक है ना। सिर्फ उन्होंने इतना ही नहीं किया, आवृत्ति तो बड़ी आसानी से पता लग जाएगा। तरंग दैर्ध्य उन्होंने इससे ज्ञात कर लिया, क्रमागत प्रस्पंदों क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी। तरंग दैर्ध्य कैसे ज्ञात किया? जब उन्होंने हर्ट्ज ने अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न की, तो अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगों को उत्पन्न करके उन्होंने क्या किया, दो प्रस्पंदों और निस्पंदों की दूरी से प्रस्पंदों या निस्पंदों के बीच की दूरी, दो क्रमागत प्रस्पंद जहां अधिकतम विस्थापन हो, दो क्रमागत प्रस्पंद अथवा दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की क्या ज्ञात करके, दूरी ज्ञात करके। आप प्रस्पंद और निस्पंद में आप अटक रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं प्रस्पंद निस्पंद क्या है। देखिए, जब हर्ट्ज ने अप्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न कराई, आप मान सकते हैं इन दोनों अधिकतम विस्थापन वाले बिंदुओं के बीच की दूरी, ये प्रस्पंदों के बीच की दूरी मान सकते हैं, और कम से कम विस्थापन वाले इनके बीच की दूरी, इन्हें निस्पंदों के बीच की दूरी कहते हैं, ठीक है ना। ये दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी, ये दो क्रमागत किसके बीच की दूरी है, प्रस्पंदों के बीच की दूरी है बेटा। और आपको बता दें, दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी λ/2 और दो क्रमागत निस्पंदों के बीच की दूरी भी λ कितनी होती है, 2 होती है। इन प्रस्पंदों के बीच की दूरी, निस्पंदों के बीच की दूरी अगर ये पता लग जाए तो आप आसानी से λ बराबर ज्ञात कर लेंगे। अगर दो क्रमागत निस्पंदों अथवा दो क्रमागत प्रस्पंदों के बीच की दूरी पता लग जाए तो आप आसानी से तरंग दैर्ध्य ज्ञात कर सकते हैं। और आवृत्ति तो पता ही लग जाएगा। आवृत्ति कैसे पता लग जाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि विद्युत चुंबकीय तरंग जिस आवेश के दोलन से उत्पन्न हुई है, उसमें जितने दोलन हैं उतनी ही विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या है, आवृत्ति है। उतनी ही विद्युत चुंबकीय तरंग की क्या है बेटा, आवृत्ति है। तो आवृत्ति पता लग गई, तरंग दैर्ध्य पता लग गया, तो V बराबर होता क्या है, न्यू लैम्डा। तो क्या आसानी से C नहीं पता किया जा सकता? तो उन्होंने सभी विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या ज्ञात कर डाली बेटा, चाल ज्ञात कर डाली, और पाया उन्होंने कि सभी विद्युत चुंबकीय तरंगें प्रकाश की चाल से ही चलती हैं। इतने गुण पता लग गए। इसके अलावा उन्होंने यह भी पाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती हैं। सर इसका प्रमाणन कैसे होगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती हैं? और ध्रुवण क्या होता है, यह भी प्रश्न है। एक गुण यह भी है प्रकाश का या विद्युत चुंबकीय तरंगों का कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती हैं। सर ध्रुवण क्या है? अब यह भी बड़ी दिक्कत है। ध्रुवण देखिए, ध्रुवण क्या है समझिए। जैसे ये लाठी, जैसे ये मान लीजिए तरंग चल रही है, इस लाठी की दिशा में तरंग चल रही है इधर, इस लाठी की दिशा में कौन चल रही है, तरंग इधर, इस लाठी की दिशा में इधर कौन चल रही है, तरंग, इस लाठी की दिशा में इधर कौन चल रही है, तरंग। अगर कोई आदमी केवल एक दिशा में कंपन करे, ऐसे ऐसे, तो इसे ध्रुवण कहते हैं। या फिर ऐसे हो, ध्रुवण है, किसी भी एक दिशा में ऐसे ध्रुवण है। लेकिन अगर ऐसे ऐसे भी हो, ऐसे ऐसे भी हो, ऐसे ऐसे भी हो, ऐसे ऐसे भी हो, अगर सभी दिशा में चले, ऐसे भी, इससे नहीं हो पाएगा, ऐसे भी चले, ऐसे भी चले, ऐसे भी चले, ऐसे भी चले, सभी दिशाओं में चले, तो ध्रुवण नहीं है वो।
अगर कोई कण है और केवल कई दिशा में कंपन करे, एक दिशा में, चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर चाहे इधर, किसी एक दिशा में कंपन कराए तो ध्रुवण है, चाहे ऐसे ऐसे चाहे ऐसे ऐसे चाहे ऐसे ऐसे, किसी एक दिशा में, ठीक है ना। अब इन्होंने यह भी दिखाया कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ध्रुवित होती हैं। कैसे इस चीज को उन्होंने दिखाया? उन्होंने इस चीज को किससे दिखाया? उन्होंने रेडियो स्टेशन के एंटीना से दिखाया। रेडियो स्टेशन, एएम रेडियो में दूरदर्शी एंटीना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड, एएम का मतलब, जब मैं आपको संचार व्यवस्था पढ़ाऊंगा सबसे लास्ट चैप्टर फिजिक्स का, वहां आप आयाम मॉडुलन समझ जाएंगे। तो एएम रेडियो जो है आपका, कोई एएम रेडियो, ठीक है ना, हम आपसे यही कहेंगे किसी एएम रेडियो के स्टेशन से, एएम रेडियो के किससे बेटा, स्टेशन से जो एक तरंगे चलाई जाती हैं बेटा, उनसे, चूंकि वो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, एएम रेडियो स्टेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड जो रेडियो स्टेशन है, जो तरंगों को एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट करके बड़ा, मॉड्यूलेशन मतलब होता है एम्पलीट्यूड को बड़ा करना अथवा छोड़, मॉड्यूलेशन मतलब होता है रूपांतरित करना। जैसे क्या हुआ, जैसे ये तरंगे हैं, अभी बस मोटी मोटी बात कर रहा हूँ, ये चल रही है, ये आयाम कहते हैं, इसको आयाम कहते हैं, इस आयाम को बढ़ा देना अथवा इस आयाम को घटा देना, यही मॉड्यूलेशन है, ठीक है ना। तो रेडियो स्टेशन जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एएम होते हैं, एफएम होते हैं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं कि जो रेडियो स्टेशन से, जो रेडियो स्टेशन है, एएम रेडियो स्टेशन से जो तरंगे संचरित होती हैं, जो क्या संचरित होती हैं, तरंगे संचरित होती हैं बेटा, मैं आपको बताऊं कि जो हम लोग के घरों में जो रेडियो रखा होता है, उसका जो एंटीना होता है, उसके प्रति जो व्यवहार दिखाता है, इससे पता लगता है कि ध्रुवित होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अभी आप समझे नहीं होंगे, मैं आपको समझा रहा हूं, समझिए कैसे, समझिए इसको कैसे। जैसे रेडियो स्टेशन है, रेडियो स्टेशन है, इससे विद्युत चुंबकीय तरंगें भेजी गई। कौन सी तरंगें भेजी गई? विद्युत चुंबकीय तरंगें, ठीक है ना। और इसमें वैद्युत क्षेत्र है ये, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी है, और दोनों एक दूसरे से कितने अंश के कोण पर हैं? 90 डिग्री के एंगल पर हैं। और जब दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं, ई और बी, जैसे रेडियो स्टेशन है और रेडियो स्टेशन से तरंगे, वेव्स ब्रॉडकास्ट की गई, प्रसारित की गई। इस, अब चूंकि विद्युत चुंबकीय तरंग है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अब मान लीजिए आपके रेडियो में जो एंटीना लगा हुआ है, आपके रेडियो में जो एंटीना लगा हुआ है, वो एंटीना मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, और वो जो एंटीना है, ठीक है ना, जो एंटीना है वो करता क्या चीज है, वो आपका वैद्युत क्षेत्र से रिएक्शन शो करता है, जो भी प्रतिक्रिया शो करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड से। जो एंटीना है, एंटीना जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करेगा, जैसे मान लीजिए ये ऐसे भी हो सकता है, हम इसको ऐसे कह दे, चलिए मान लीजिए ये चीज है, अब इसमें एक छतरी लगी हुई है, देखिए कौन लगा हुआ है, छतरी लगी हुई है, ठीक। अब जब छतरी लगी हुई है तो ये किसको कवर करेगी, इलेक्ट्रिक वाले को कवर करेगी, और जब ये इलेक्ट्रिक वाले को कवर करेगी, अब अगर करना क्या है, अब ये अगर आपने ऐसे लगाया, ऊर्ध्वाधर लगाया, तब तो ये इसको कवर कर रही है, आप रेडियो पे सब कुछ सुन रहे हो। लेकिन अगर आपने इसको क्षैतिज कर दिया, अगर आपने इसको क्षैतिज कर दिया, आपने एंटीने को, देख लीजिए ऐसे था तब तो सब कुछ सुन रहा था, अगर आपने इसको क्षैतिज कर दिया, तो क्षैतिज करने में क्या है, क्या अब ये इसको पकड़ पाएगा, और ये प्रतिक्रिया किससे दिखाएगा आपका एंटीना, इलेक्ट्रिक फील्ड से दिखाएगा प्रतिक्रिया। और ऐसे था तब तो ठीक था, और ऐसे कर दिया तब तो ये फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं पकड़ेगा, कोई इंटरेक्शन ही नहीं करेगा, आपका सिग्नल वीक हो जाएगा। और सिग्नल आप देखते हैं कभी भी टीवी में, रेडियो में, आप एंटीने को अगर डिस्टर्ब करते हैं तो सिग्नल वीक हो जाता है। सिग्नल वीक होने का मतलब क्या है, सिग्नल वीक होने का मतलब अब वो कोई इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा है, किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड से, ठीक है ना, और कोई इंटरेक्शन नहीं शो कर रहा है। इसका अब बैकग्राउंड रिजल्ट क्या है, इसका बैकग्राउंड रिजल्ट ये है कि तरंगे जो, हम केवल किसको पहचानते हैं, ई को पहचानते हैं, मैं बी को पहचानता नहीं, सिर्फ ई को पहचानता हूं, और ई हमारा एक ही दिशा में था और उसी को हम कैप्चर करते थे।
लेकिन अब दिक्कत क्या है, हम ऐसे हो गए और नीचे से कोई ई आ ही नहीं रहा है। अगर नीचे से भी कोई ई आता ऐसे, तो उसको भी हम क्या कर लेते, कैप्चर कर लेते। समझ सके, तो उसको हम क्या कर लेते, कैप्चर कर लेते। लेकिन नीचे कोई ई है ही नहीं है, केवल एक ही दिशा में है, केवल ये वाला, केवल एक दिशा में है। और उस एक दिशा के वेक्टर को केवल ऊर्ध्वाधर रखने में हम क्या कर पाएंगे, कैप्चर। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ई केवल इधर ही नहीं, अगर ई ऐसे भी होता तो हम एंटीना को ऐसे कर देते तो भी कैप्चर कर लेता। तो केवल एक ही डायरेक्शन में वेव्स को कैप्चर करना यह दिखाता है कि इसमें विद्युत क्षेत्र केवल कई डायरेक्शन में है, एक डायरेक्शन में। और अगर केवल एक डायरेक्शन में है तो वो ध्रुवित है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ एंटीना ऐसे होते हैं, कुछ एंटीना ऐसे होते हैं जो ऐसे पर नहीं काम करते, ऐसे पर नहीं काम करते, वो क्षैतिज अवस्था में काम करते हैं ऐसे। आप कभी कभी देखे होंगे, कभी गए होंगे शहरों में, आप देखोगे छतरी लगी रहती है बड़े बड़े संचार व्यवस्थाओं में, बड़ी बड़ी छतरियां लगी होती हैं। अब तो छतरियां धीरे धीरे कम होने लगी, अब सब कुछ बदलने लगा सिस्टम। अगर छतरी कभी कभी देखोगे ऐसे लगा रहेगा छतों पर, और कभी कभी देखोगे छतरी ऐसे लगा रहेगा उल्टा ऐसे, दोनों तरीके से होता है। जब ये क्षैतिज होती हैं, क्षैतिज, अगर क्षैतिज है वो एंटीना, तो इसका मतलब वो किसको इंटरेक्ट कर रही है, वो इंटरेक्ट कर रही है चुंबकीय क्षेत्र को। अगर तुम उसको सीधा कर दोगे तो वो नहीं सिग्नल पकड़ाएगा, क्योंकि तब वो विद्युत को इंटरेक्ट करने लगेगा। समझ सके इस चीज को, समझ सके इस चीज को। ये है ध्रुवण को समझाना। एक बार और देख लीजिए, एक और तरीके से भी देख लीजिए, एक और तरीके से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए रेडियो सेट में एंटीना लगा हुआ है ऐसे, बिल्कुल एकदम सीधे, और तरंगे ये ई है और ये बी है। आप देखिए ये तरंगे इससे टकराएंगी। अगर आप इसको ऐसे मोड़ के ऐसे कर दोगे तो क्या ये तरंगे इससे टकराएंगी? नहीं। अब तो ये आपका ऐसे हो गया, सिग्नल फट से क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर ऐसे कर दोगे तो, ऐसे करोगे तो टकराएंगे इसे। हम ई को कैप्चर करते हैं, और कुछ एंटीना ऐसे होते हैं जो ई को नहीं, कुछ एंटीना ऐसे भी होते हैं ई को नहीं कैप्चर करते। किसको कैप्चर करते हैं, बी को। तो ऐसी पोजीशन में ये बी को नहीं, ऐसी कंडीशन में ये ई को तो कैप्चर कर सकता है, लेकिन बी को नहीं कैप्चर कर सकता। अगर बी को कैप्चर करना है तो आपको एंटीने को ऐसे कर देना होगा, इसी डायरेक्शन में। समझ सके, यानी कि एक ही डायरेक्शन में ई होता है और एक ही डायरेक्शन में बी होता है। यानी ये जो होती हैं वो क्या होती हैं बेटा, ये भी ध्रुवित होती हैं। इनका विन्यास निर्भर करता है कि सिग्नल प्रभावी रहेगा कि अप्रभावी रहेगा। ई चाहिए कि बी चाहिए, इस आधार पे आपको एंटीना सेट करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न और भी है, क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों में अन्य तरंगों की तरह ऊर्जा होती है, संवेग होता है? जी हां, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी ऊर्जा भी होती है और संवेग भी होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ऊर्जा भी होती है और क्या भी होता है, संवेग भी होता है। कैसे होता है मैं बता रहा हूं कैसे। आप जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा होती है इस फॉर्म में, हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर, इस फॉर्म में होती है। तो है ही, तो है। चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा होती है क्या, हाफ बी स्क्वायर अपान म्यू 0। ये ऊर्जा घनत्व है वैद्युत क्षेत्र में। और किस क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र, जहां ई वैद्युत क्षेत्र है और क्या है, बी चुंबकीय क्षेत्र है। ऊर्जा होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी। अगर आपको देखना है इस चीज को कि ऊर्जा होती है कि नहीं होती है, तो आप एक काम करें, जैसे ये तो गमन तल है जिसमें गमन कर रही है चुंबकीय क्षेत्र।
इसमें गमन कर रही है। कौन सा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र। बहुत ठीक आ रहा है। तो है ही, विद्युत क्षेत्र के कारण इतनी ऊर्जा है, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये ऊर्जा घनत्व है। और आपको बता दूं, अगर आपको इस चीज को परखना है कि ऊर्जा है कि नहीं, तो आप देखिए ये एक तल है, ये एक तल है ऐसे, जो गमन की दिशा के कैसे है, लंबवत। इस तल पर आप कोई आवेश रख दीजिए, जैसे वो ई को प्राप्त करेगा और बी को प्राप्त करेगा, तो ऐसे गति में आ जाएगा, गत्यावस्था में आ जाएगा। ठीक है ना? जैसे समझने की कोशिश करिएगा, आपको अगर समझाएं इस चीज को हम, तो ऐसे आप समझेंगे। कैसे समझेंगे आप? मान लीजिए ये, गौर करिएगा, गौर करिएगा, ये इस तल को देख रहे हैं, इस वाले इस तल को देख रहे हैं। ये जो तल है, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये जो ये वाली लाइन है इसकी, यही है एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस है, वाई एक्सिस है। ये एक्स और ये वाई, और ये तरंग संचरण। अब आप समझ गए होंगे, ये तरंग संचरण, ये वाला, ये एक्स, ये वाई, और ये वाला तल, ये वाला, ये एक तल है। इस पर अगर कोई आवेश रख दिया जाए, कोई आवेश रख दिया जाए, तो विद्युत क्षेत्र ये वाला, और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत और ये कौन? चुंबकीय क्षेत्र। ये विद्युत और ये कौन? चुंबकीय। इन दोनों के प्रभाव से गति करने लगेगा, और जब गति करने लगेगा तो इसके अंदर गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गतिज ऊर्जा। और जिसमें गतिज ऊर्जा है उसमें संवेग भी होगा। इसमें गतिज ऊर्जा है, उसमें क्या भी होगा? संवेग भी होगा। दिखाता हूं आपको, आप देख लीजिए कैसे नहीं होगा इसमें संवेग। E बराबर क्या होता है? एच न्यू। E बराबर एच क्या होता है बेटा? न्यू होता है। और E बराबर होता है MC क्या है? स्क्वायर। E बराबर आप लिख सकते हैं MC इंटू सी। द्रव्यमान गुणे वेग को आप क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं, इंटू सी। ऊर्जा ही तो है ये, ऊर्जा ही तो है, चाहे यू से निकालो। आ तो गया आपका, क्या चीज आया तो साफ साफ, संवेग P बराबर U बाई सी, या P बराबर E बाई सी। देख लीजिए, प्रकाश की चाल से चल रही है विद्युत चुम्बकीय तरंगें। किसकी चाल से चल रही है? प्रकाश की। और उसमें ऊर्जा तो ही है, तो उनमें संवेग भी है। तो संवेग भी है, यानी विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऊर्जा और संवेग को एक स्थान से कहां ले जाती हैं? दूसरे स्थान ले जाती हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगें ऊर्जा और किसको? संवेग को एक स्थान से कहां ले जाती हैं? दूसरे स्थान ले जाती हैं। आपके प्रकाश भी तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश भी एक कौन सी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश भी बेटा एक कैसी तरंग है? विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अगर आपके हाथ में प्रकाश पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि प्रकाश आपके हाथ में ऊर्जा दे रहा है, तभी तो हाथ गर्म हो रहा है। और प्रकाश आपके हाथ पर संवेग भी लगा रहा है। कैसे आप मानेंगे प्रकाश आपके हाथ पर संवेग लग रहा है? आपको पता नहीं लगता, क्योंकि सी का मान बहुत क्या है? ज्यादा है। P बराबर E बाई क्या? C का मान बहुत ज्यादा है, और बहुत ज्यादा होने के कारण P बहुत क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए आपको पता नहीं लगता, लेकिन आपके हाथ पर संवेग लग रहा है, लग रहा है संवेग, बशर्ते उस संवेग का मान बहुत कम है। संवेग लग रहा है, आकर आपके हाथ पे खटाक से लड़ रहा है, आपका हाथ दबा रहा है, दाब लग रहा है, लेकिन बहुत कम है, आपको अनुभव नहीं होता। 1903 में अमेरिकी वैज्ञानिक कौन कौन? निकोल्स और हुल ने, निकोल्स और किसने? हुल ने अपने प्रयोग से इस चीज को सिद्ध कर दिया कि संवेग लगता है, दाब लगता है आपके हाथ पर। कितना? 7 × 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतने का दाब लगता है प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। प्रति 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 7 लगता है कितना? ये लगता है 7 × 10⁻⁻ कितना बेटा? 9 लगता है ये न्यूटन।
10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पर 7 × 10⁻⁹ लगता है। बहुत महत्व है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, एक स्थान से दूसरे स्थान तक सिग्नल को भेजने में, प्रकाश के संचरण में एक स्थान से दूसरे स्थान, फोन करते हैं, कॉल करते हैं किसी को, आप एसएमएस करते हैं, सूर्यदेव की ऊर्जा पृथ्वी तक पहुंचती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, निर्वात में चलती है ये तरंगे। मनुष्य का जीवन तभी संभव है जब सूर्यदेव का प्रकाश धरती तक पहुंचे, तो विद्युत चुंबकीय तरंग ना होता तो माध्यम की जरूरत होती है, और सूर्यदेव से यहां तक माध्यम करोड़ों किलोमीटर माध्यम कहां मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें जीवन को बदलती हैं, जीवन के जन्म का कारण, जीवन के जन्म का कारण और जीवन के विनाश दोनों का कारण, चूंकि तरंगों में बहुत ऊर्जा होती है, यह विद्युत चुंबकीय तरंगों में संभव है। प्रौद्योगिकी, संचार, हर जगह, इंटरनेट, तकनीक, बहुत, यहां तक कि जीव जंतुओं में भी कुछ विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं जो उत्पन्न कर लेती हैं। ये रही बात। अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट हेडिंग। गुड बाय, लेट्स मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। ओके, बाय बाय।